गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बैठ जाओ। बाहर है क्या स्टूडेंट्स? चलो वेट कर लेते हैं 5 मिनट। डाउट है? बच्चे गए क्या? फाइव एल बाई 9। वेरी गुड, वेरी गुड। 5L/9। ये बना था क्या लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन? तो इसको इंटीग्रेट करने पे 5L/9 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसा करता हूँ, लैम्डा नॉट कॉमन लेके कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इधर 1/L और x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2। कहां से कहां तक? तो चलो एक साथ रखेंगे, प्लस लैम्डा नॉट। इधर देखिए एक मिनट, ये x अंदर जाएगा अभी। डस्टर कहाँ है? मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरा x² बनेगा, तो 1/L इंटू x³/3 प्लस आ जाओ x²/2 फ्रॉम 0 to L डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/L x²/2 प्लस x। द लिमिट इज फ्रॉम, ठीक है। तो ऊपर फाइनली क्या बचेगा देखिए, लिमिट रखने के बाद 1/3, आ जाओ आ जाओ, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1। कितना आ रहा है ये? 5L/9। ओके। तो आज हम लोग ना और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन मतलब कि वो सब डेरिवेशंस हैं कि कैसे किए जाते हैं। बहुत वेरियस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशंस आपको हम देंगे, और उस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप उसका सेंटर ऑफ मास एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए। चलो मैं लिख देता हूं, इधर देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यूनिफॉर्म रिंग है, तो देखिए यूनिफॉर्म रिंग क्या होगी, इस तरह से। पहले ये बताओ, इसमें मास कहां पर है यूनिफॉर्म रिंग में? नहीं नहीं, उसके सरकमफ्रेंस पे मास है, और सरकमफ्रेंस एक लेंथ है, तो ये एक लीनियर एलिमेंट है।
और यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इसका लैम्डा जो है वो मास पर यूनिट लेंथ वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके लिए मैं कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करूंगा, डायरेक्ट मुझे पता है। मैंने आपको एक तरीका बताया कि सेवरल सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल सिस्टम्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा करते हैं, इधर देखो, यहां पर मैंने एक डीएल लेंथ लिया और इतना ही बड़ा लेंथ ठीक इसके सामने, क्या कहते हो, दोनों का मास बराबर है क्योंकि दोनों का लेंथ भी बराबर है। और इक्वल मासेस की अगर हम बात करें तो ये इनका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट होता है, तो इन दोनों को उठा के मैं यहां पे रख दूंगा सेंटर पे। इसके बाद फिर दो यहां पे लिए मैंने, एक यहां पे एक यहां पे, तो क्या कहते हो, इन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास। क्या आपको समझ में आता है, इस पूरे सिस्टम को हम दो दो के पेयर में तोड़ते जाएं तो वो सारा कहाँ आ जाएगा, तो फाइनली जितने भी मास थे सबका पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इट इज इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। ओके, सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ गया। इसको हम लॉजिक से ही देख सकते हैं, इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, एक हम लेंगे यूनिफॉर्म आर्क। इधर सुनो पहले, अब हम लेंगे यूनिफॉर्म आर्क। आर्क क्या होगा, इसका जो रिंग का कोई पार्ट हम अगर कट कर लें तो वो एक आर्क हो जाएगा। तो अब आपको बताना है नेक्स्ट जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म आर्क। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म आर्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये एस्टिमेट करना है। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, यूनिफॉर्म आर्क इसी का पार्ट है और वो यूनिफॉर्म है, तो आपको पता है उसका लैम्डा कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो भी एक लीनियर एलिमेंट है क्या, ठीक है, मास यहां से यहां रखा हुआ है। मैंने कहा इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और मैंने प्रोवाइड किया कि इसका जो ये आर्क एंगल है ना, ये टोटल अल्फा है। आर्क एंगल कितना है, अल्फा। अभी लिखना बंद कर दो, अब बाद में लिखना, पहले चीजों को समझो कि कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो डेफिनेटली ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, लीनियर एलिमेंट है। ध्यान रखना सिर्फ यहां मास है इस लाइन पे और कहीं नहीं है, बाकी ये जो दिखा रहे हैं ये डॉटेड है, ये सब क्लियर है। तो इसका हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ना इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। आपको ये बात पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रिलेटिव टू सिस्टम एक फिक्स्ड पॉइंट आएगा, है ना। तो आप कोऑर्डिनेट कहीं भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम पता है क्या कर रहे हैं, हम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है पहले उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो आप पार्ट देख रहे हो है ना, यहां से मैंने एक डीएल लेंथ कट किया, ये डीएल, और यहां से भी मैंने एक डीएल लेंथ कट किया, ये दोनों बराबर मास हैं। तो क्या कहते हो, इसका मास बराबर आएगा। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहां बीच में। ओके, फिर इसके ऊपर भी मैंने फिर एक और डीएल, फिर एक और डीएल लिया, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास भी उसी जगह पे नहीं, उसके ऊपर बीच में ही आएगा। लेकिन फिर ऐसे दो दो के पेयर आमने सामने लेते जाएंगे तो वो दोनों के दोनों ऐसे बीच में शिफ्ट होते जाएंगे क्या। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पे होगा, है ना। अगर मान लो नहीं पता चले तो फिर तो हम जनरलाइज एक्स वाई कोऑर्डिनेट रख के पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता चल गया है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आ रहा है, बाइसेक्टर पे, तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे है उसका सेंटर ऑफ मास, तो इधर देखिए ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, समझना, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर पर आपका सेंटर ऑफ मास आने वाला है इधर α/2 और इधर α/2। ओके, अब देखो कैसे हम एलिमेंट लेंगे।
तो हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं कि भाई इस लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास आने वाला है, तो मैंने क्या किया, इधर एक्स एक्सिस रख दिया और एंगल बाइसेक्टर पे वाई एक्सिस ले लिया। आप एंगल बाइसेक्टर पे कोई और भी एक्सिस ले सकते हो, एक्स जेड कोई भी आपकी मर्जी है ना। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि एक्ससीएम और जेडसीएम जीरो आएगा? एक्ससीएम भी जीरो और जेडसीएम भी जीरो। अब सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? वाईसीएम। अब इसके ऊपर आपको एक पार्टिकल सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? पॉइंट मास। और आपको पता है लीनियर एलिमेंट में कुछ सेलेक्ट करने के लिए लेंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इसके ऊपर एक डीएल लेंथ लेना है। तो उस डीएल लेंथ को लेने के लिए मैं यहां पर एंगल एज अ वेरिएबल डील कर रहा हूं। किसको ले रहा हूं वेरिएबल? एंगल। कैसे समझो, जैसे वेरिएबल आपका ऐसे आएगा कि मैं एंगल्स के साथ चलने वाला हूं। कैसे एंगल के साथ चलूंगा? तो मुझे ये बताइए, यहां से मैंने एक है ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर देख रहे हो, इससे मैं एट एन एंगल थीटा पे चला गया। ठीक है, एट एन एंगल थीटा पे जाके मैं यहां आया हूं, या मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने कट लगा दिया। तो अभी कोई एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है कि नहीं? अभी कोई सेलेक्ट, सही मायने में अभी इसके दो हिस्से किए गए, जबकि हमें एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम एक और कट लगाएंगे। पता है कितना? जैसे ये थीटा है तो यहाँ थीटा प्लस डी थीटा। डी थीटा बहुत छोटा है। याद रखना, आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है एंगल, लेकिन आपको एलिमेंट का चाहिए लेंथ। एलिमेंट का, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक के बीच में एक लेंथ सेलेक्ट हो रही है, एंड दैट लेंथ इज आर डी थीटा। और इसका मास कितना होगा? डीएम। डीएम इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल होता है, और डीएल इस बार कितना है? आर डी थीटा। तो मेरे पास डीएम की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा। इतना समझ में आया? एक एक चीज, मास लिख लिया हमने। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए वाईसीएम निकालने के लिए। तो ये देखने में इतना बड़ा है, लेकिन ध्यान से समझना, ये यहीं पर है थीटा वाली जगह पे ही, क्योंकि डी थीटा बहुत। तो अगर आपको इस पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इधर देखिए, इधर से परपेंडिकुलर डालो। तो ये यहां से ये कितनी डिस्टेंस है? दिस इज कैपिटल आर। तो इधर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाइट कितनी आएगी? आर कॉस थीटा। ओके, और इधर ये आर साइन थीटा। 1 मिनट, आपको इसका अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा इसके कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब आप चाहो तो इसका एक्ससीएम भी निकाल सकते हो, बट हमें ये मालूम है कि बाई चांस, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से ही बात कर रहे हैं ना, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो आप चाहो तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालिए, वो जीरो ही आ जाएगा। चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसका वाईसीएम एस्टिमेट कर रहा हूं। पहले ये बताइए, एक्ससीएम नहीं कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसी लाइन पे आएगा, ये हमने पहले ही जस्टिफाई कर लिया है, तो हम क्यों अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। तो ये मेरे पास वाईसीएम आ गया। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। तो यहां से वाईसीएम आएगा, देखिए इंटीग्रेशन डीएम। डीएम कितना है? लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, कंफर्म। इनटू इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन लैम्डा आर डी थीटा। आ गया समझ में? तो ये हमारे पास जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन का फॉर्मूला आ चुका है। पहले आपने एक पॉइंट मास सेलेक्ट किया, कोई डाउट है? आर डी थीटा लेंथ होगी, लेकिन उस लेंथ में कुछ मास होगा। अगर मैं ये कहूं कि इस टॉप पे आपको कुछ मास सेलेक्ट करना है, तो आप छोटा सा लेंथ ले लो, उस लेंथ के अंदर जितना मास कंसिडर्ड है उसकी बात हो रही है। समझ में आई बात? वो लेंथ इतना छोटा है कि ये किसकी तरह डील करेंगे हम? एक पॉइंट मास की तरह। अब इधर सुन लो, पहले यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो एक तो पॉइंट मास कैसे सेलेक्ट किया हमने? एंगल से सेलेक्ट किया, लेकिन पॉइंट मास लेने के लिए लेंथ चाहिए था, तो हमने एंगल पे जाके जो डी थीटा एंगल का कट लगाया है, उससे आर डी थीटा लेंथ का एलिमेंट आया है, वो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करके हम एक्ससीएम वाईसीएम निकाल सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ वाईसीएम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक्ससीएम क्या आएगा,
इसका एक्सियम 0 आएगा। तो एक बात बताइए, इसके बाद अगला पॉइंट होता है लिमिट रखना। क्या रखना? लिमिट ऐसे रखी जाती है कि आपका एंटायर सिस्टम कंसीडर हो जाए। तो आप बहुत माइन्यूटली सोचो, थीटा 0 पे यहां खड़े हैं क्या हम? अच्छा, थीटा 1 डिग्री पे यहां है, 2 डिग्री पे, ऐसे करते करते यहां तक आने के लिए ये क्या अल्फा बाई 2 आना पड़ेगा? ठीक है, अगर मैं इधर अल्फा बाई 2 आ जाता हूं तो मेरा आधा आर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा आर्क तो यहां से शुरू हो रहा है। तो इस थीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो इस थीटा पे आपका राइट वाला एलिमेंट है, जबकि आपका एलिमेंट यहां से शुरू होकर वहां पे खत्म हो रहा है। तो थीटा की वेरिएबिलिटी कहां से कहां तक है? नहीं, एक मिनट, 0 से अल्फा तो यहां तक के लिए हुआ, अभी ये बचा हुआ है। तो इधर तो 0 से अल्फा बाई 2 आ गए, और इधर आपको थीटा के अपोजिट भी जाना पड़ेगा। तो थीटा अपने नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी जाएगा। तो नेगेटिव में कहां से शुरू करें? माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। यस और नो? तो इसकी लिमिट आएगी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो ये देखिए मैं लिमिट रख रहा हूं, ये माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2, ये भी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अच्छा, लैम्डा यूनिफॉर्म है क्या? तो लैम्डा यूनिफॉर्म है तो इसको कॉमन लेके कट कर दें। चलिए, तो मेरे पास वाईसीएम कितना आ रहा है? वाईसीएम कितना आ रहा है? लैम्डा आर कॉमन लेके कट कर दिया मैंने, तो ऊपर बच रहा है आर इंटीग्रेशन में माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 एंड कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करूं तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ? लैम्डा, एक मिनट, लैम्डा आर आके कैंसिल आउट हो गया, आर बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन रखना है, डिवाइडेड बाय थीटा, इसका इंटीग्रेशन हुआ थीटा कहां से कहां तक? माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास का वाईसीएम जो आ रहा है मेरे पास, दैट इज, अगर हम कैपिटल आर के साथ लिमिट रखें तो अपर लिमिट है साइन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 प्लस हो जाएगा अपॉन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2। देन व्हाट इज माय वाईसीएम? दैट इज 2r sin अल्फा बाई 2 2r sin अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। ये मेरे पास वाईसीएम आ गया किसका? हाँ, अब एक मिनट लिखो मत, पहले सब्जेक्ट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ, लिखने के लिए बहुत कुछ है। अब मैंने इसका वाईसीएम निकाल लिया। अब पता है मेरे से कोई पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो मैं एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो मैं उसको बताऊंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसको लैंग्वेज में बताऊंगा। कैसे? मैं कहूंगा कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर पे है ना, एक तो उस पर है इसका सेंटर ऑफ मास, और कितनी दूरी पे है? कितनी दूरी पे है? यहां से 2r sin अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। ये रिलेटिव डिस्टेंस बताना है। अब मान लो इस आर्क को मैं उठा के यहां रख दूं और आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं, तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आपको पता है कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर पे है, और सेंटर से कितनी दूरी पे? 2r sin अल्फा बाई 2 ऑन अल्फा। इतना समझ में आया? अच्छा, इसमें मैं एक बात बोल रहा था कि इसका एक्सियम 0 आएगा। आप सॉल्व कर लोगे तो भी 0 आएगा। पता है कैसे? अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन में एक्सियम सॉल्व करना चाहो तो यहाँ x आएगा, और यहाँ x आने का मतलब यहाँ पर r साइन थीटा आएगा, और r साइन थीटा जब आएगा तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। तो cos ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, तो वो दोनों बराबर होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने उसको सॉल्व भी नहीं किया। बात मेरी समझ में आई? तो याद रखना, कोई आपसे पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो आपको ये आंसर देना है कि ये आर्क है, इस आर्क का सेंटर ऑफ मास उसके
एंगल बाइसेक्टर पे होता है, और उस एंगल बाइसेक्टर पे कितनी दूरी पे? तो देखिए यहां कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, और ये हाइट कितनी है? अगर मैं कहूं कि दिस इज फ्रॉम दिस सेंटर द डिस्टेंस इज डी एंड टोटल इज अल्फा, तो ये एंगल बाइसेक्टर इधर अल्फा बाई 2, एंड व्हाट इज दिस डी? 2r अपॉन अल्फा। ये यहां से आपका रेडियस r के कंसर्न ये डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। यस और नो? क्लियर है? अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, वो यहां से दूरी आ रही है क्या सेंटर ऑफ मास की? तो क्या आपको समझ में आता है कि ये जो एंड पॉइंट्स में कनेक्ट करूंगा इसके ऊपर होना चाहिए? किस कंडीशन के थ्रू? हाँ, एक मिनट, मैंने एक बात बताया था कि हाँ, कि सेंटर ऑफ मास मस्ट बी सराउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो मैं कहूंगा इसके अंदर कहीं होना चाहिए। अगर यहां है इसका मतलब वो सराउंडेड नहीं है, तो ये वैल्यू वहीं पर है। बात समझ में आया? तो एक एंगल, सॉरी, अल्फा एंगल का जो आर्क है, यूनिफॉर्म आर्क, उसका सेंटर ऑफ मास उसके एंगल बाइसेक्टर पर होता है, और उसके सेंटर से कितनी दूर? 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। अब आप इस फॉर्मूले को किसी भी कंडीशन के लिए लगा सकते हो। अगर सपोज आपसे कोई कंप्लीट रिंग भी पूछ ले सपोज, तो यहाँ अल्फा कितना रख दूं मैं? मतलब 2 पाई, कितना? 2 पाई से 0 आ जाएगा, यानी सेंटर है। अगर मैं आपसे पूछूं सेमी सर्कुलर रिंग का, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अल्फा कितना हो जाएगा? पाई, और अल्फा पाई रखने पे मेरे पास आएगा 2r साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई, दैट इज 2r बाई पाई। याद रखना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? और अभी मैं सेमी सर्कुलर रिंग का रखूंगा, वो भी याद होना चाहिए, बहुत यूज होता है सेमी सर्कुलर वाला, तो पहले इतना नोट करिए। हाँ, कुछ नहीं है वहां, तो कुछ भी नहीं है, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। अभी देखो इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे। माइनस अल्फा बाई 2 समझ में नहीं आई? इधर देखिए, पहले एक बात बताओ, लिमिट का मतलब क्या है कि आपको एंटायर बॉडी कंसिडर करना है। आप ऐसे मन में सोचो, थीटा बराबर 0 पे कहां खड़े हो? ओके, यहां पे हो। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री पे, क्योंकि थीटा इधर ना आप रहे हो आप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे अल्फा बाई 2 तक, तो यहां तक आ गए। तो क्या यहां से यहां तक कंसिडर हो गया? लेकिन अभी ये वाले कंसिडर नहीं हुए, तो इनको कैसे लाएं पिक्चर में? तो मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू +1 डिग्री पे इधर खड़े होंगे, तो अल्फा -1 डिग्री पे हम पीछे खड़े होंगे। तो पूरा एंटायर सिस्टम लाने के लिए माइनस अल्फा बाई 2 से, जैसे मान लो माइनस अल्फा बाई 2 थोड़ी देर के लिए, अल्फा आपका मान लीजिए 60 डिग्री है, तो इधर आप -30 डिग्री, -29, -28, सारे एंगल्स पे कुछ ना कुछ है, और कहां तक है? इधर प्लस। तो अगर टोटल 60 है तो -30 से लेके +30 तक हर जगह पे कुछ ना कुछ, ठीक है? हाँ, किस साइड से? हाँ, अगर आप थीटा इस साइड से लेते तो फिर आप 0 से अल्फा बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, करके देखना, आंसर आएगा। बस वहां पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ना, वो बदल जाएंगे। थीटा इधर से नापोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ेगी आपको, आएगा उससे। मैं कह रहा हूं आंसर ही यही आएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा, तभी तो मैंने ऐसे किया है। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, आप जब परपेंडिकुलर और डालोगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल दिखेगा। नहीं नहीं, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ऐसे ही लेके बैठे हो ना, आप तो थीटा को बदल रहे हो बस। आप थीटा कहां से नाप रहे हो, सिर्फ उसको बदल रहे हो, तो आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे से कहां से? पहले बताओ आपका सिस्टम क्या है, सिस्टम को देखो। सिस्टम एक वायर है, और वो आर्क के फॉर्म में ऐसे बैंड है, बस इतना सा। हाँ,
हाँ, मेरा ये कहना था कि यहाँ और यहाँ के जो दो डीएम मास लेंगे ना इक्वल के, तो उनके मिड पॉइंट पर आएगा, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट पे आएगा, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट पे आएगा, तो ऐसे पूरा सिस्टम यहां से यहां तक रखा जाएगा। समझ गए? एक पॉइंट अभी तक तो आया नहीं है, अभी तो वो पूरी लाइन पर है। तो अभी आपको और आगे प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आपने क्या किया, 5 सिस्टम जो है या 10 सिस्टम है उनको आपने एक एक मिला लिया है। अभी आपको पूरे सिस्टम का दिखाना है, तो अभी जो यहां से यहां तक आपने मासेस रखे हैं उसका फिर से निकालना पड़ेगा। देखो, आप लोग एलिमेंट्स पहली बार पढ़ रहे हो, तो बहुत ध्यान से समझना आप इस चीज को। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने लेंथ सेलेक्ट किया, किसके हेल्प से? एंगल के हेल्प से। किसके हेल्प से? एंगल के हेल्प से। एक स्टूडेंट ने पूछा है इंटीग्रेशन डीएम के बाद अगला स्टेप, इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। अब मैंने क्या किया, पहले तो डीएम का वैल्यू रखा, डीएम कितना है, लैम्डा आर डी थीटा, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा ये वाई क्या है, जो एलिमेंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो आपके पास ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा है, तो कैपिटल आर का कॉस थीटा कंपोनेंट वाई आएगा, तो ये कैपिटल आर कॉस थीटा, तो लैम्डा आर डी थीटा तो हो गया मास, और आर कॉस थीटा क्या हो गया उसका, वाई कोऑर्डिनेट। इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अभी और भी तरीके के इंटीग्रेशन आने वाले हैं, और भी वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स आपके सामने है। इतना समझ में आया? अच्छा, याद रखना, कोई ऐसे मत रट लेना कि सर ने वाईसीएम बताया था। सर ने वाईसीएम नहीं बताया, सर ने क्या बताया कि सेंटर से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर कितनी दूरी पे जाना है, 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। नोट कर लिया सबने? थोड़ा सा स्पीड से नोट करें। क्लियर? सबने नोट कर लिया? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग का, है ना? इधर देखो, सेमी सर्कुलर रिंग में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, है ना? उसके लिए अल्फा कितना होगा, अल्फा आपका होगा पाई, और वहां से अगर हम पूछे कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज 2r साइन अल्फा बाई 2, यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 2 अपॉन अल्फा, अल्फा इज पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास 2r बाई पाई पे होता है एक। तो देखिए, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये देखिए इतना,
यहां से यहां तक मास है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। तो इस एंगल बाइसेक्टर पे कितनी दूरी पे जाऊं, 2r बाय, तो ये हाइट मेरी यहां से यहां तक 2r बाय पाई है। और आप इसका सेंटर ऑफ मास रख के एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हो ना, तो जब तक एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं दिया हो तब तक कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, 2r बाय पाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 1/4 आर्क हो तो आपका जो एंगल पाई बाई 2 हो जाएगा, तो वो आएगा 2r साइन पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 2। भाई एंगल पाई बाई 2 है ना, क्वार्टर आर्क का 1/4 का, तो उसकी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? अब सबको रटने की जरूरत नहीं है, दो चीजें याद रखो, एक तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग का कहां पे होता है। कम से कम इसको जरूर याद रख लेना। समझ में आई बात? ये बहुत यूज होगा। तो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, इनके अगर कभी कोऑर्डिनेट्स की बात होती है कि कहां पर है, तो क्वेश्चन में जैसे आपको दिखाया जाएगा वैसे रखोगे। जैसे सपोज मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूं, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने आपको एक एक्स एक्सिस दिया और एक वाई एक्सिस दिया, ओके, और मैंने आपसे कहा कि एक ना मेरा सेमी सर्कुलर आर्क जो है वो ऐसे है। ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो आपको इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता है। अगर मान लो इसका रेडियस r है, तो आपको पता है कि इसका एंगल बाइसेक्टर पे होता है, कितनी दूरी पे होता है, तो यहां से ये दूरी हो गई 2r बाय पाई। समझ में आया? तो दूरी तो ये 2r बाय पाई है, लेकिन इसकी तो हाइट भी तो r है। तो अगर आपसे हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे, तो COM के कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट है 2r बाई पाई, कॉमा y कोऑर्डिनेट है r, और इस डायग्राम में z कोऑर्डिनेट 0। समझ गए? तो इसलिए हमें रिलेटिव पोजीशन पता रखनी होती है कि कौन सी चीज का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। कोऑर्डिनेट कभी निकालना पड़ेगा तो उस कंसर्न सिस्टम में हम जाके एस्टिमेट करेंगे। ओके, इतना लिख लिया क्या सबने? ओके, अब इधर देखो, इसको भी ध्यान से सुनना। ये मोबाइल रख दो, ये फोटो तो खींच रहे हो, लिखा कि नहीं लिखा कॉपी पे? हाँ, तो मोबाइल से क्या जूम करके देख रहे थे? यार खतरनाक हो तुम लोग यार। चलो, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। वैसे तो बता चुका हूं, लेकिन दोबारा इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि अब ये नए तरीके से आपके सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया कि किसी सिस्टम को का COM निकालने के लिए उस सिस्टम को वेरियस सिस्टम्स में ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर आप किसी वेरियस सिस्टम में कुछ पॉइंट मासेस या कोई भी मासेस का कॉम्बिनेशन लेते हो, तो सारा मास कहाँ रखना है, उसके सेंटर ऑफ मास पे।
तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया और अब वो एलिमेंट एक पॉइंट मास नहीं है, तो पॉइंट मास में तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, इंटीग्रेशन डीएमआर, इंटीग्रेशन डीएमआर अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, यही है ना। वो डीएम पॉइंट मास है। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर वो डीएम पॉइंट मास ना हो के कोई बड़ा मास हो, तो उसका मल्टीप्लायर आर क्या होगा। भाई अगर आप डीएम इंटू क्या करते हो, आर। आपको याद है जब मैंने 3 मास क्लब कर दिए थे, तो मैंने कहा था M1 प्लस M2 प्लस M3, और इसका मल्टीप्लीकेशन था M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसका मतलब है कि अगर आप 3 मास ले रहे हो, तो फिर उसका मल्टीप्लायर कौन है, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, यस और नो, या उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई बड़ा सिस्टम लिया तो ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशन है ना, जैसे ये फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो और आपको आरसीएम निकालना है सिस्टम का, तो हम ऐसे लिख रहे हैं ना अभी, डीएम आर अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ऐसे लिखा है क्या इसको। तो इसको बस थोड़ा सा चेंज करना है, ये हो जाएगा एलिमेंट बोल देंगे, हालांकि है अभी भी एलिमेंट, बट वो लार्ज एलिमेंट है। तो याद रखना ये अब आर क्या होगा पता है, ये आर सीएम ऑफ एलिमेंट होगा। पहले मुझे बताओ समझ में आया क्या, फिर से बता दें, इसीलिए तो कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो। आपके पास पहले ऐसे रिलेट करो, मैंने अगर 3 मास को हटाता हूं तो उसको सेंटर ऑफ मास पे रखता हूं, तो जब आप उसको सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन में यूज करते हो तो कैसे यूज करते हो, टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाई बाय उसका पोजीशन वेक्टर। अगर कोई बड़ा मास है जिसको मैंने डीएम एलिमेंट कहा है, तो यहां आरसीएम किसका होगा, उस एलिमेंट का होगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरा ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन तो इसलिए बन रहा है कि आप किसी सिस्टम को बड़े बड़े सिस्टम्स में ही तोड़ रहे हो, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिस्क है, अब आप क्या कह रहे हो कि सर मैं ना इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक करूंगा, कैसे, जैसे सपोज ये आपके पास डिस्क है, तो आपने कहा सर मुझे ना एक यूनिफॉर्म रिंग का पता होता है, तो एक रिंग को एक रिंग बना दिया ऐसे कट लगा के, तो क्या ये रिंग एक बड़ा एलिमेंट है, क्या ये पॉइंट है कि बड़ा एलिमेंट है। तो बड़ा एलिमेंट है तो उसका मास कहां कंसीडर होगा, उसके सेंटर ऑफ मास, और यहां फॉर्मूले में भी कौन आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आई बात। तो अगर आपको एक्सीएम चाहिए तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन डीएम ऑफ एलिमेंट, और एक्सीएम किसका, एलिमेंट का। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर ये बड़ा है तो उसका सीएम जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम एलिमेंट। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यू कैन राइट व्हाट, YCM इंटीग्रेशन व्हाट, डीएम एलिमेंट YCM ऑफ एलिमेंट अपॉन इंटीग्रेशन। मतलब मैं सिंपली कह रहा हूं कि अगर आप किसी सिस्टम को तोड़ रहे हैं लेकिन पॉइंट मासेस में नहीं तोड़ के बड़े बड़े सिस्टम्स में ही तोड़ रहे हैं, तो बड़े सिस्टम का सारा मास कहां रखना है उसके। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन यहां मैथमेटिकली अब आ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस में जैसे आपने इस डिस्क में सपोज ये रिंग सेलेक्ट किया, तो इस रिंग का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर यहां पर उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जाने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम लोग लार्ज एलिमेंट्स ले रहे हैं। अभी तक आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन जो कराए हैं उनमें हमारा एलिमेंट एक पॉइंट मास था, अब वो एलिमेंट एक बड़ी चीज होगी। तो देखते हैं उसको कैसे डील करना है। इसको लिखिए इस रिमार्क को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं।
हाँ बस तुम्हारा सवाल सही है, बस हल्की थोड़ी सी जगह आपने क्या हो गए, बिल्कुल इमोशनल हो गए। कैसे? देखो इसने एंड तक पूरी बात सही की है। देखो ये क्या कह रहा है मेरे से, ये कह रहा है कि यहां पर जब मैं 2dm सेलेक्ट करके रख रहा हूं, तो फिर वो कह रहा है कि सर इसका मास जो आपने यहां रख दिया वो सेंटर पे क्यों नहीं आया। पहले इसका क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये कहना चाह रहा है कि सर यहाँ डीएम लिया आपने, बीच में रख दिया, फिर डीएम लिया बीच में रख दिया, डीएम बीच में रख दिया। तो अब ये कह रहा है कि सर फिर इसका सेंटर ऑफ मास r/2 पे क्यों नहीं आया, 2r/π पे क्यों आया? तो मैं समझाता हूं आपको। क्या हम इस एक मिनट, क्या हम इस डिस्टेंस के कंसर्न समझ रहे हैं? यही ना? चलिए, आपने मेरे से कहा सर थोड़ा थोड़ा एलिमेंट लेते जाओ, मैंने एक dx का कट लगाया, ध्यान से समझना, एक dx का कट लगाया यहां। क्या आपको लग रहा है ये वाला मास और ये वाला मास आए हैं सिलेक्शन में? अच्छा थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ऐसे आप ऐसे ऊपर कट लगाते जा रहे हो, याद रखना ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप इस हाइट के कंसर्न सोच रहे हो। तो मैंने ये dx बराबर लिया है सपोज। क्या आपको लगता है यहां ज्यादा मास है और यहां मास कम है? तो जब ये 2dm होके यहां रखने में आएगा, ये 2dm बन के यहां रखने में आएगा, तो यहां और यहां मासेस बराबर नहीं होंगे। और अच्छे से समझना है तो थोड़ा और ऊपर जाके कट लगा के बताता हूं। सेम डिस्टेंस का कट है, देखो यहां पर ऐसे है, ज्यादा मास है क्या, जबकि यहां कम मास है, इस वजह से ये आंसर r/2 पे नहीं आया। बात समझ में आई या नहीं? चलिए, तो अब हम लोग अगला जो सिस्टम ले रहे हैं, कुछ बड़े सिस्टम्स उनका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं ना। तो जैसे मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, कोई भी मन में डाउट हो जरूर पूछ लेना। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए आपको। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब एक ये सर्कुलर सरफेस, और ये पूरा इधर देखना, ये है डिस्क, समझ में आता है? डिस्क है पूरा, जैसे आपने कॉपी से एक सर्कल काट लिया अपने पेज से, तो वो डिस्क बन गया, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब मुझे पता है मैं इसको पॉइंट मास से भी प्रूव कर सकता हूं कि कैसे आएगा, लेकिन मैंने क्या किया पता है? मैंने ये कहा कि मैं ये जो डिस्क है ना, इसको मैं पतले पतले रिंग्स में से बना हुआ मान सकता हूं। कैसे? देखो मैं यहां से थोड़ी दूरी पे गया, सपोज मेरा डिस्टेंस r है, r पे जाके एक मैंने ऐसे कट लगा दिया, अभी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है, अभी एक कट लगा है, एक और कट लगाते हैं dr विड्थ का। ओके, अच्छा इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने एक कट लगाया। क्या आपको लगता है एक हमारे पास, एक मिनट, एक ऐसी चीज सेलेक्ट हुई है जिसका इनर रेडियस r है और उसका आउटर रेडियस r+dr है? क्या dr अगर बहुत छोटा है तो ये एक बहुत पतली चीज है क्या? अभी अभी आपको पढ़ा है कि एक यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। तो पहले तो ये पता करो कि ये जो डिस्क का पार्ट बना है, क्योंकि मैंने डिस्क को यूनिफॉर्म कहा था, तो वो एक सरफेस है, वो एक सरफेस है, तो उसके लिए सिग्मा डिफाइन होगा, सरफेस मास डेंसिटी, और ये कांस्टेंट है यहां पर। ओके, तो मुझे बताइए जब मैं इसमें से ये रिंग काट के निकाल लूंगा तो क्या वो एक एरियल एलिमेंट होगा? तो आप उस रिंग के ऊपर छोटे छोटे एरिया देखना शुरू करो। जैसे आपने यहां पर एक एरिया देखा, फिर यहां पर एक एरिया देखा, क्या आपको लग रहा है बराबर एरिया पे बराबर मास? तो ये जो रिंग कट के निकलेगा तो वो बराबर एरिया पे बराबर मास रखेगा, छोटे छोटे एरिया पे। इसका मतलब वो रिंग यूनिफॉर्म होगी कि नहीं? ओके, रिंग यूनिफॉर्म है, और एक यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो इसका मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। अब बताओ ऐसे कितने रिंग्स बनाऊं मैं यहाँ पे? इनफाइनाइट। इधर देखना, एक रिंग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह से जैसे एक रिंग बन गया ये, फिर ये दूसरा रिंग बन गया, फिर तीसरा रिंग बन गया, इस तरह से पतले 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 रिंग्स बनाते जाओगे, क्या ये डिस्क बन जाएगा? ओके, तो बताइए, मैंने आपको अभी अभी एक बात समझाया कि कोई बड़ा सिस्टम ले तो उसका सारा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर होगा, और हमारा जो यूनिफॉर्म रिंग होता है उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक
सेंटर होता है। तो क्या कहते हो, इस रिंग का सारा मास कहाँ रख दूं? ऐसे दूसरे रिंग का भी, तीसरे का भी। तो डेफिनेटली इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है विल बी एट इट्स ज्योमेट्रिक। सही बात है। तो हमारे पास जो ये डिस्क बना था वो छोटे छोटे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, इनफाइनाइट रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, और हर रिंग को कहां शिफ्ट करते जा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे, और सब ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता जा रहा है क्या? तो फाइनली जितने भी रिंग बने सारा मास कहां आ गया? तो डेफिनेटली इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। यस और नो? चलिए, तो इसको पहले नोट करो। अब हम लोग इसमें से सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालेंगे। तो ये भी लीनियर है, डी आर बहुत पतला है, डी आर बहुत पतला है, तभी तो रिंग बोला हुआ है हमने, डी आर बहुत। ऐसे तो फिर आप उसको पॉइंट भी नहीं बोल सकते थे। आपने जो डीएम मास लिया था डीएल लेंथ का, डीएल छोटा होने की वजह से उसको पॉइंट मास बोल रहे थे हम। किसी को कोई डाउट है क्या कि यूनिफॉर्म डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, एक यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है? नहीं सर, किसको? हाँ वो भी सोच सकते हैं, तो उसको क्यों करें, वो तो टफ करना हो गया ना। हम लोग चीजें आसान करना चाहते हैं कि टफ? तो मैंने इसको किस में तोड़ा? रिंग्स में, क्योंकि रिंग को एनालाइज करना आसान है। भी देखो पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा है, सीधा हो गया। क्या बता रहा हूं मैं? इसकी विड्थ बेटा देखो, जैसे आर आपका वेरिएबल है ना, तो विड्थ हम डी आर लेंगे। अब डी आर कितना होता है? तो बताइए, अगर आर 1 मीटर है, कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, उसके साथ डी आर टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब आपको देखने में तो ये इस तरीके का है कि एक इसका इनर रेडियस भी है और आउटर भी है, लेकिन वो दोनों आउटर और इनर लगभग पास पास की वैल्यू है। तो अब ये बहुत पतली सी रिंग है क्या? समझ में आई बात? यस और नो? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। प्लीज अब लिखना बंद कर दो, इधर समझो। हमारे पास एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये है, याद रखना, पहले रिंग था अभी डिस्क है। ये डिस्क है और आधा है। मास कहां पर है? ये पूरा, ये पूरे में मास है, इस पूरे एरिया पे मास है। पहला शब्द जो यूनिफॉर्म है ये बताता है कि इसका सिग्मा क्या है? सिग्मा कांस्टेंट है, पहली बात। इसका ये सेंटर है और इसका कुछ रेडियस आर है। अब हमसे कहा गया कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, तो मैंने कहा भाई अगर पॉइंट मास से चलते हैं, इंटीग्रेशन डीएम आर अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, तो उसके लिए एक पॉइंट मास उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा पॉइंट मास से भी कर तो सकते हैं, उसमें भी वही इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे बेटर तरीका मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे एक रिजल्ट याद है किसका, सेमी सर्कुलर रिंग का मुझे रिजल्ट याद है। और आप इसको क्या कह सकते हो, बहुत सारे सेमी सर्कुलर आर्क जो होंगे या रिंग होंगे उससे मिला हुआ बना हुआ मान सकते हो। तो ऐसा करते हैं फिर, यहां से ध्यान देना, इसका अपना रेडियस कैपिटल आर है, यहां से आप कितनी दूर गए, स्मॉल आर, एक मिनट, स्मॉल आर गए, ये कट लगाया, कितने रेडियस का? स्मॉल आर का। अभी एलिमेंट सेलेक्ट हो गया क्या? एलिमेंट तब सेलेक्ट होगा जब वेरिएबल को थोड़ा बढ़ाएंगे। कितना हुआ? आर प्लस डी आर। याद रखना ये एलिमेंट है आपका। अच्छा, ये भी एक यूनिफॉर्म आर्क बनेगा क्या? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क से हमने काटा है, तो ये यूनिफॉर्म आर्क बनेगा। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी है? डी आर। ओके, अब इसके दो चीजें हैं। मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पे होता है। तो एक बात बताइए, ऐसे जितने भी आर्क बनेंगे क्या सबका एंगल बाइसेक्टर यही है?
तो ये बात तो तय हो गई कि इसका भी सेंटर ऑफ मास इस पर ही आने वाला है, तो मैंने उसी पे एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस रख दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्सीएम 0, ओनली वाईसीएम वुड बी देयर। ओके, अब एलिमेंट है तो सबसे पहला काम होता है एलिमेंट का मास लिखना। चलिए एलिमेंट का मास लिखते हैं। मास ऑफ द एलिमेंट, पहले मैं आपको बता दूं सिग्मा क्या होता है, डीएम बाई डीए, डीएम बाई डीए। तो अगर आपको किसी एलिमेंट का मास चाहिए तो सिग्मा इंटू डीए करोगे, तो अगर यहां से यहां तक का पूरा एरिया लगा दोगे तो पूरा मास आ जाएगा। तो अब मुझे चाहिए इसका मास, तो इसके लिए मुझे इसका एरिया चाहिए। आप इसको टेक्निकली ऐसे देखो, अगर आपको इसका एरिया चाहिए इस पार्ट का, सिर्फ इतने से पार्ट का, तो इसको ना यहां से कट करके बाहर निकाल लो जरा। इसको कट करके बाहर निकालें तो क्या आपको दिखता है, जो इसकी जो यहां से यहां तक की जो आर्क लेंथ है वो पाई आर है, और इधर बाहर वाले की भी अप्रोक्सीमेट पाई आर ही होगी। और इसकी विड्थ कितनी है? डी आर, यस और नो? तो पाई आर तो लेंथ है और विड्थ, तो और इस विड्थ को आप पूरा सीधा खोल दें तो पाई आर उसकी लेंथ होगी और डी आर उसकी विड्थ होगी, यस और नो? तो इसका एरिया कितना हुआ? तो देखिए इस एलिमेंट का मास सिग्मा पाई आर, मतलब सिग्मा तो मास पर यूनिट एरिया, पाई आर इंटू डी आर। ये बात समझ में आई या नहीं? पाई आर इंटू डी आर, मतलब अगर आर से आर प्लस डी आर के बीच का एरिया चाहिए तो पाई आर उसकी लेंथ है और डी आर उसकी विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ करने पे एरिया आ गया। एलिमेंट का मास लिखना आ गया, पहला काम खत्म। अब दूसरा काम, क्योंकि एलिमेंट बड़ा है तो इसका सारा मास इसके, याद रखना इसके सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, पूरा की तो पता ही नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका रेडियस कितना है? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर है और उसकी हाइट है 2 स्मॉल आर बाय पाई, 2 स्मॉल आर बाय पाई हाइट पर है इसका सेंटर ऑफ मास। और इस सेटअप में ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और मुझे पूरे सिस्टम का वाई सीएम चाहिए। तो वाई सीएम इज योर इंटीग्रेशन डीएम एलिमेंट इंटू वाई सीएम ऑफ एलिमेंट अपॉन इंटीग्रेशन डीएम ऑफ एलिमेंट। हालांकि एलिमेंट पहले भी था लेकिन बड़ा एलिमेंट है इसलिए वाई सीएम ऑफ एलिमेंट आ रहा है यहां पे। एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन डीएम एलिमेंट इज सिग्मा पाई आर डी आर, यस और नो? ओके, वाई सीएम ऑफ एलिमेंट कितना? 2 आर बाय पाई अपॉन इंटीग्रेशन सिग्मा पाई आर डी आर। यहां तक की बात समझ में आ गई? 3 चीजें हैं, मास लिखना आना चाहिए, फिर आपने उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब तीसरी चीज है लिमिट। लिमिट से आपको एंटायर बॉडी कंसीडर करनी है। बताइए स्मॉल आर कहां से शुरू करके कहां खत्म करें? 0 से आर, यस और नो? तो हम इसको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तो उससे हम सेमी सर्कुलर डिस्क कंसीडर हो जाएगा। तो नाउ इंटीग्रेशन लिमिट इज फ्रॉम 0 टू, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ठीक है, तो इधर देखो, हमारे पास ये इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, तो वाईसीएम कितना आ रहा है देखिए जरा बताना। इसमें से कॉमन कौन आ रहा है? सिग्मा पाई, सिग्मा पाई कॉमन लेके कट कर दें, इधर से 2 बाई पाई बाहर आ गया, तो ये 2 बाई पाई, और इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है? आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक? 0 टू, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन आर डी आर, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। व्हाट इज योर YCM? 2 बाई पाई आर क्यूब बाई 3, डायरेक्ट लिमिट भी रख रहा हूं, 0 रखने पे 0 आ गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 2। दैट मीन्स योर YCM ऑफ डिस्क, सॉरी सेमी सर्कुलर डिस्क इज 4R बाय 3 पाई। अब देखो मैंने सॉल्व करते वक्त तो एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं, लेकिन टेक्निकली मुझे कहना चाहिए ये एंगल बाइसेक्टर पर है, एंगल बाइसेक्टर पे, और कितनी दूरी पर है? 4R बाय 3 पाई। ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तो हमारे पास ये सेमी सर्कुलर डिस्क
जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। तो अगर ये यूनिफॉर्म है, मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर की लाइन पर है, और सेंटर से इसकी हाइट दैट इज 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। समझ में आ रहा है? हर बार 3 चीजें होंगी, एलिमेंट निकालना, उसका मास लिखना, वो सबसे पहली चीज है। पहले तो आधे लोग तो मास लिखने में ही गलत कर जाएंगे, उसके बाद उसको COM पे रखना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट। ये 3 चीजें सही आती है तब जाके आप कहीं इसका आंसर तक पहुंच पाएंगे। ये सबको क्लियर है क्या? इसको नोट करिए। अब हमारा अगला मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है। लिमिट बताएं। अच्छा पहले आप मुझे बताओ, एक बार खड़े हो जाओ, कि लिमिट का मतलब क्या होगा, कि ये कहां से कहां तक है ना। मुझे बताइए, इस स्ट्रिप को लेने के लिए एज अ वेरिएबल किसको लिया मैंने? नहीं, स्मॉल आर को वेरिएबल लिया, और स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से स्मॉल आर मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे ये बन जाएगा, 2 सेंटीमीटर पे ये बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे। तो स्मॉल आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है एंड तक जाने के लिए? 0 से लेके आर तक, ये लिमिट हुई इसकी। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके एंगल बाइसेक्टर पे होता है या सिमेट्रिक लाइन पर होता है, और सेंटर से 4r बाय 3 पाई डिस्टेंस पे होता है। इस पे एक कट और लगाना पड़ेगा तब जाके एलिमेंट बनेगा dr विड्थ का। एलिमेंट में शो करना जरूरी है। जैसे आपने आर का आर्क बनाया ना, एक r प्लस dr का भी आर्क खींचो। जैसे मैंने ये 2 आर्क बना रखे हैं, एक और ये 2, फिर उसके बीच में मेरा एलिमेंट आया है। किसी को किसी भी चीज में डाउट हो तो पूछ लो, उसके एरिया लिखने में। ओके, इधर देखो, इसके एरिया लिखने में अगर किसी को डाउट है ना, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या? चलिए मैं आपको ना ये चीज ऐसे नहीं बताता हूँ पाई आर इंटू डी आर, हालांकि पाई आर डी आर बहुत इजी है समझना। पाई आर उसकी लेंथ है, डी आर उसकी विड्थ है ना। तो पाई आर इंटू डी आर उसका, अगर आप उस स्ट्रिप को खोल देंगे तो उसकी लेंथ पाई आर बनेगी, रेक्टेंगल बन जाएगा। आ गया? और अगर आप उसको डिफरेंशिएशन से करना चाहो ना, तो एक बात बताइए, ये चीज कुछ ऐसी है क्या, जैसे ये सेमी सर्कुलर स्मॉल आर का है, इधर देखो एक मिनट, मान लीजिए ये स्मॉल आर रेडियस का आपके पास आधा डिस्क है। मुझे बताओ इसका जो एरिया लिखूं मैं इस पूरे पार्ट का, ए, वो कितना लिखूं? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा अब इसका मतलब बताओ तो डी ए बाई डी आर का क्या मतलब होगा? डी ए बाई डी आर का मतलब होगा कि आर में थोड़ा सा चेंज करने पे ए में कितना चेंज आएगा। तो याद रखना ए ये है और ए का चेंज ये है। ये है क्या ए का चेंज? ओके, आर बदलने पे ए का चेंज ये होगा। तो डी ए बाई डी आर देखो यहां से कितना आ रहा है, पाई बाई 2 इंटू 2r। तो डी ए बाई डी आर कितना आ रहा है? दैट इज पाई आर। तो बताइए डी ए इज योर पाई आर इंटू डी आर और नॉट? इसका क्या मतलब हुआ कि पाई आर इसकी लेंथ है और डी आर इसकी
विड्थ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, क्या गलत करें? वेरी गुड, उससे भी बताते हैं। देखो इस स्टूडेंट ने क्या किया, याद रखना आप जैसा सोच रहे हैं आंसर उससे आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना आना चाहिए। आपको किसका एरिया चाहिए? मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाया। एक स्टूडेंट क्या कह रहा है, सर मैंने ना पहले पाई आर प्लस डी आर का एरिया निकाल लिया, फिर माइनस कर दिया आर वाले का, तो उससे भी आना चाहिए। तो उसने क्या किया, देखो पाई इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो कह रहा है मैं सर इससे कैलकुलेट करूंगा, यहां से भी आ जाएगा। ये डीए एरिया है, पता है कैसे आएगा? दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉमन, इसको खोलिए, आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर डी आर, सॉरी 2r डी आर आया ना, माइनस ऑफ आर स्क्वायर। पहले बताओ ये कैंसिल। अब यहां पर ये आपके पास है पाई बाई 2, इधर देखो ये लिखा है 2r डी आर प्लस डी आर स्क्वायर, है ना, जैसा उसने किया मैं बता रहा हूं। अब इसको कैसे आंसर आएगा पता है? एक बात बताइए, 2r डी आर के रेस्पेक्ट में क्या डी आर स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा? क्योंकि डी आर टेंड्स टू 0 है और r कुछ फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन यहां दो टेंड्स टू 0 क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या आपको लगता है ये बहुत छोटा है? तो ये डी आर बहुत छोटा होने की वजह से डी आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, देखिए पाई बाई 2 कैंसिल, पाई आर डी आर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो मैंने बताया, ऐसे चल सकते हो, या मैंने डायरेक्ट जो स्ट्रिप वाले तरीके से बताया, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ, रेक्टेंगल से करो तो सीधा दिख जाता है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा सोचना है कि सर मैं मेरा मेथड से क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, मैंने सारे मेथड बता दिए। इस तरह से भी आएगा, डिफरेंशिएशन से भी आएगा, इस तरह से भी आएगा, और डायरेक्ट स्ट्रिप वाले मेथड से भी आएगा। सबका मीनिंग एक ही है। इतना समझ में आया? लिखना है क्या ये? चलिए अब हम लोग अगला सेटअप ले रहे हैं। ये मेरे पास क्या था, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो एक बात बताइए, अगर मैं डिस्क का कोई पार्ट ले लूं, डिस्क का कोई पार्ट ले लूं और उसका एंगल अल्फा हो, मतलब यहां पे मैंने पूरा पाई ले लिया, क्या पूरा एंगल पाई ले लिया, मैं इसमें से कुछ एंगल अल्फा लेके सॉल्व करना चाहता हूं, तो उसका आपको रिंग का मेथड बताया हुआ है क्या? रिंग का क्या फॉर्मूला आया था? 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। तो अगर हम डिस्क का कोई पार्ट लेते हैं अल्फा एंगल का, तो देखो वो कैसे होगा सॉल्व। तो मेरे पास एक है पार्ट ऑफ डिस्क, पार्ट ऑफ डिस्क ऑफ आर्क एंगल अल्फा। देखो वैसे मैं चाहता ना तो इसको भी उसी में क्लब कर सकता था मैं डायरेक्ट, अल्फा की वैल्यू पाई रख के, बट ये जनरली कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने विजुलाइज करने के लिए इसको अलग से भी प्रूव किया है। ठीक है, अब मेरे पास ये एक आर्क है, लेकिन अब इस बार डिस्क का पार्ट है क्या? तो डिस्क है तो ये पूरा सॉलिड रहेगा यहां से यहां तक, तो ये पूरा सरफेस रहेगा, ये पूरा सरफेस रहेगा। ओके, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका एंगल अल्फा। तो क्या आप इसको ऐसे पतले पतले आर्क का कॉम्बिनेशन बता सकते हो? कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, वही बात है। तो मैंने इसके ऊपर वाई एक्सिस रख दिया और मुझे पता है कि इसी एंगल बाइसेक्टर पे ये अल्फा बाई 2 और ये भी इसी एंगल बाइसेक्टर पे मेरा आएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मैं जितने भी आर्क बनाऊंगा पतले पतले उन सबका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर है। तो अगर ये मान लीजिए यहां से ये रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इसकी विड्थ कितनी है? डी आर। ध्यान से समझना, इसकी विड्थ है डी आर। तो पहले मुझे बताइए आपका एलिमेंट ये है, तो मैंने जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास आने वाला है उसको वाई एक्सिस बना दिया और ये मेरा एक्स एक्सिस। तो मुझे एक एक चीज बताना, व्हाट इज माय डीएम ऑफ एलिमेंट? ये होगा सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा मुझे इसका एरिया चाहिए, तो ये उसी स्ट्रिप की तरह ही है। बताइए इस बार स्ट्रिप की लेंथ कितनी? आर
अल्फा। जब सेमी सर्कल था तो पाई आर था, अभी ये आर अल्फा है और इसके विड्थ डी आर, तो दिस इज योर सिग्मा इंटू आर अल्फा डी आर। एग्री करते हो? ओके, व्हाट इज योर वाई सी एम ऑफ एलिमेंट? देखिए एलिमेंट ये है और आपको पता है कि ये एक आर्क बना है और आर्क का सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी ऊंचाई पे? 2r। अच्छा आर किसका लेंगे? आर्क का, स्मॉल आर, 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन, तो ये YCM ऑफ एलिमेंट है आपके पास 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, यही है। तो यहां से मेरे पास आएगा YCM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन DM ऑफ एलिमेंट, DM ऑफ एलिमेंट YCM ऑफ एलिमेंट अपॉन इंटीग्रेशन DM एलिमेंट। चलिए वैल्यू रखते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या आएगा देखो। इंटीग्रेशन DM ऑफ एलिमेंट सिग्मा आर अल्फा डी आर इंटू 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2, क्या कहते हो? अपॉन, बात नहीं सीखो, अपॉन कितना आएगा? DM ऑफ एलिमेंट इंटीग्रेशन सिग्मा आर अल्फा डी आर, यही है क्या? लिमिट नहीं 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 नहीं, एक मिनट अब चिल्लाओ मत। पहले तो ये ध्यान रखो कि लिमिट रखी जाती है वेरिएबल की। यह वेरिएबल कौन है? स्मॉल आर। स्मॉल आर बदल रहे हैं हम, अल्फा नहीं बदल रहे हैं, अल्फा फिक्स है, सिर्फ आर बदल रहे हो। तो मुझे बताइए यहां से शुरू होके क्या ये कैपिटल आर है? तो कैपिटल आर दूरी तक चले जाते हैं, तो लिमिट इज ऑफ स्मॉल आर, जिसका डी आर होता है उसकी लिमिट आती है। तो यहाँ पे 0 से आर और 0 से आर, तो क्या इतना सबको समझ में आ गया? इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे और इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो इधर देखिए इसका YCM कितना, पहले यहां से कॉमन क्या आएगा? सिग्मा कांस्टेंट है अल्फा, सिग्मा अल्फा कॉमन लेके कट गया, ऊपर क्या बच रहा है? 2 बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर 0 टू कैपिटल आर अपॉन इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। इतना समझ में आया? And now from here you will get the value of YCM, that is equals to 2 by alpha sin alpha by 2 r cube by 3 डायरेक्ट कर दूं और डिवाइडेड बाय r square by 2. On solving I will get the value of center of mass. YCM of center of mass is 4r sin alpha by 2 upon 3 alpha. Yes or no? Yes, और इसमें ना अल्फा पाई डाल के देख लो, ये आ गया। अल्फा पाई रखो, सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाएगा 4r बाई 3 पाई। समझ गए? लेकिन ये मैंने अलग से इसलिए कराया कि इसको अलग से भी आना चाहिए आपको, है ना। कई बार आपको लगे कि सर ने बताया है नहीं। लिमिट बताएं। एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ यहां से ये दूरी कितनी है? तो मैं ऐसे स्मॉल आर पे जाके 1 बनाऊंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, में क्या चीज बदल रहा हूं? आर बदल रहा हूं। आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर। फिर बोल रहा हूं 3 चीजें हैं, मास लिखना आना चाहिए, YCM कहां पर है, और थर्ड पॉइंट लिमिट कैसे लगाई जाएगी। अच्छा ये तो समझते हो ना, सरफेस है कि आर्क है? ये सरफेस है। अभी तक वैसे आपको पता नहीं है कि इस चीज का फायदा क्या है, यस और नो?
लेकिन मैं बताऊंगा जल्दी ही, सिर्फ एक क्लास और लगेगी। नेक्स्ट क्लास में सारी बातें आ जाएंगी आपके सामने, मैक्सिमम चीज आ जाएगी। हाँ सारे, अच्छा अच्छा। समझ में आया क्या? जब तक कोई एलिमेंट नहीं कहा जाए ना, वो यूनिफॉर्म रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मिटी कुछ है तो फिर क्वेश्चन आपको बताएगा। इसका फाइनल डायग्राम ये बना के रखना। एक आपके पास अल्फा एंगल आर्क का सरफेस होगा, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और आर्क एंगल अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पे, ये अल्फा बाई 2, ये भी अल्फा बाई 2, और यहां से कितनी दूरी पे, तो ये यहां कहीं पे होगा, और दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज 4r बाय 3 अल्फा साइन अल्फा बाय 2। यस और नो? नोट कर लिया सबने? ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, जितने भी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। हाँ मैंने पिछली क्लास में समझाया था ना, अगर आपका एलिमेंट सरफेस है तो सिग्मा कांस्टेंट, लीनियर है तो लैम्डा कांस्टेंट दिया हुआ है मान लीजिए, और वॉल्यूमेट्रिक है तो डेंसिटी की बात होगी। नोट कर लिया सबने? बात नहीं, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, अरे बात बंद कर दो पहले। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, वही सुनो तो सही पहले बात को। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, तो उसमें मास पता है कहाँ होगा? उसके सिर्फ सरफेस पे। जैसे बलून होता है, बलून, बलून अगर स्फेरिकल हो तो उसका सरफेस के ही ऊपर ही मास है, बाकी अंदर तो खाली है, तो ये हॉलो है, समझ गए? तो हम अभी बात कर
यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की, और इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। कैसे पता? यस सर बोलने से पहले तुम लोग सोचते तो हो नहीं। एक मिनट, एक मिनट, अब मेरे को बोलने दो। हर चीज को पूरा सोचने की आदत डालो। जैसे इसके ऊपर इसका सिग्मा डिफाइन होगा क्या? अच्छा एक मिनट, चिल्लाओ मत, एक मिनट। सरफेस है कि ये वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं है। एक मिनट, बलून जो होता है, इधर सुनो, जो बलून होता है उसके सरफेस पे मास होता है बस, अंदर तो हवा है। तो याद रखना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट शेल, और ये हॉलो है। अब कोई कुछ बोलना मत, मेरे को बोलने दो। हॉलो है तो क्या इसका सरफेस है? तो हम इसका मास पर यूनिट एरिया बताएंगे। ओके, अच्छा यूनिफॉर्म है इसका मतलब इसका सिग्मा कांस्टेंट। ओके, चलिए इसका सिग्मा कांस्टेंट आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे प्रूव कर दूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है? पता है कैसे? जैसे ये बलून है या कोई भी चीज है, मैंने क्या किया, स्फीयर के एक सामने एरिया सेलेक्ट किया डीए, एक डीए, क्या कहते हो, दोनों बराबर एरिया है तो मास भी बराबर होगा। तो ये दोनों मिला के सेंटर पे आ जाएंगे। फिर ये और ये और ये, क्या कहते हो, ये आमने सामने डीए लेते जाते हैं एक, तो वो हर दो पेयर कहां पे चले आएंगे? तो क्या आपको लगता है पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक? तो याद रखना इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ओके, मैं ये पहले हटा दे रहा हूं, ये हमने समझने के लिए बनाया हुआ है कि कैसे कैसे हमने डीए डीए एलिमेंट लेकर एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, ये हॉलो स्फीयर है। ओके, हॉलो है, शेल है, और यहां से हम कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसको तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी में आपसे कहूं कि आधा है, तो अब हम बात कर रहे हैं हेमी स्फेरिकल शेल की। हेमी स्फेरिकल शेल, डेफिनेटली शेल बोल दिया, इसका मतलब वो क्या है? हॉलो है। याद रखना बिल्कुल पतला है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थिकनेस का है। जैसे आपका पेपर है ना, इसी तरीके की थिकनेस है, बहुत पतली। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। यार बात नहीं, देखो एग्जाम आपको देना है तो कंसंट्रेशन मुझे रखना है कि आपको रखना है? मैं तो कम से कम ये चैप्टर कम से कम भी नहीं तो गिनोगे तो 80-90 बार 100 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी ऐसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन जैसे पहली बार कर रहा हूँ। यस और नो? तो आपको फोकस रखने के लिए ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे दिमाग में भी चलना चाहिए, क्योंकि आप पहले पढ़ रहे हो और मैं 70-80 बार पढ़ा चुका हूँ, ये समझ रहे हो क्या? तो आप फोकस रहिए, और मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस चीज को लेके। तो इधर देखिए, ये मैंने हॉलो शेल की हम बात कर, तो स्फेरिकल शेल जो था वो तो पूरा हो गया था, लेकिन अब में स्फेरिकल है, आधा है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये टिपिकल एलिमेंट है, पेन बंद कर दो। ये टिपिकल एलिमेंट आएगा इसमें। ये मेरे पास एक हेमी स्फेरिकल शेल है, ओके, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, अभी इसकी लिमिट रखूंगा तो भी आपको दिक्कत आएगी कि सर ये लिमिट में क्या कर दिया आपने, एलिमेंट में क्या कर दिया। तो बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे कट लगा दूं, एक ध्यान से सुनना, ये ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे उल्टा रखा हुआ है, मैंने एक कट ऐसे लगाया, अब ये दो पार्ट में टूटा है क्या? तो एक कट ऐसे लगाया और एक उसके पास में एक और कट लगा दिया। कितने लोगों को समझ में आता है कि एक रिंग निकल के आएगी? द एलिमेंट इज रिंग। अब ध्यान से सुनना, रिंग एलिमेंट आ गया, तो अगर आपका ये सरफेस यूनिफॉर्म है तो जो रिंग बनेगा वो भी एक यूनिफॉर्म रिंग बनेगा। अच्छा याद रखना, वो रिंग पूरा है तो उस रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। तो बताइए अगर वो रिंग यहाँ कहीं पे है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ है। तो यहां तक तो आपको सब समझ आ रहा है, क्योंकि एक मिनट को, एक तो हमने कट लगा के रिंग बना दिया और दूसरा क्या कर दिया, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर। ठीक है,
यहां तक समझ में आया। अब हम उस कट को लगाने के भी मेरे पास दो तरीके हैं। जैसे आपको मैंने क्या कहा, एलिमेंट लेने के लिए कोई वेरिएबल उठाना पड़ता है, एलिमेंट लेने के लिए। तो पहले तो ये बताओ, इसमें जितने भी रिंग बनाऊंगा क्या सबका सेंटर ऑफ मास इस सिमेट्रिक लाइन पर जाएगा? ओके, दिस इज ऑन दिस y एक्सिस द सेंटर ऑफ मास वुड बी देयर, यस और नो? अब आप जो एलिमेंट उठाने वाले हो ना, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। हो सकता है कि कोई दूसरा तरीका टफ हो और कोई दूसरा तरीका इजी हो। तो लेकिन हम यहाँ पे दो तरीके से जनरली सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां से ऊपर y हाइट पे जाके कट मार दिया, y हाइट पे जाके कट लगा दिया, और dy हाइट पे एक और कट लगा दिया। क्या आपको लगता है y और dy इतने छोटे कि जो कट से निकलेगा वो एक रिंग होगा, रिंग होगी? और उस रिंग का मास लिख लें और उसका YCM आपको पता है, और वो जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं, आ जाएगा। चलिए, अच्छा मैं इस कट को पता है एंगल के साथ लगा रहा हूं, क्योंकि एंगल के साथ डील करना थोड़ा सा आसान पड़ता है इस केस में। तो जनरली आपको भी एंगल के साथ ही करना चाहिए। तो हमने क्या किया पता है, ध्यान से देखना। ऐसे जैसे आप ऐसे समझो कि मेरे ऊपर, मेरे इधर चारों तरफ ना एक हेमिस्फीयर रखा है और मैं उसके सेंटर पे खड़ा हूं। तो मैंने सेंटर से क्या किया पता है, ऐसे एट एन एंगल थीटा पे जाके हेमिस्फीयर को टच किया हुआ है। ध्यान से सुनना, दिख रहा है मेरे चारों तरफ ऐसे हेमिस्फीयर है और मैं सेंटर पे खड़ा हूं। मैंने सेंटर से ये बना दिया ऐसे, मैं सेंटर पे खड़ा हूं एग्जैक्ट, और मैंने अपना हाथ यूं घुमा दिया। ध्यान रखना, ऐसे थीटा मेंटेन करके हाथ को यूं घुमा दिया। क्या आपको लग रहा है मैं हेमिस्फीयर को टच करते करते एक सर्किल बना दूंगा? ओके, 1 मिनट हड़बड़ाओ नहीं। एट एन एंगल थीटा पे गए, एट एन एंगल थीटा पे गए और मैंने हाथ घुमा दिया चारों तरफ, ये एक कट लगा दिया। बताइए कोई एलिमेंट सेलेक्ट हुआ क्या? नो नो नो, अभी नहीं हुआ। एक मिनट, अभी नहीं हुआ सेलेक्ट। अभी तो क्या है, एक कट लगाया, अभी तो दो पार्ट में टूटे हैं। अब एक और कट लगाना है। तो आपको पता है जो वेरिएबल होता है उसको थोड़ा सा बदलना होता है। तो एक मिनट, वेरिएबल को बदल देते हैं, डी थीटा। ओके, और ये एक कट लगा दिया। ये एक पतली सी रिंग निकल के आ रही है। चलो मैं इस रिंग को आपको दिखा देता हूं ये कैसी रिंग है। एक ऐसे देखो यूं है, इधर थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, ये इस तरीके की रिंग है, बहुत पतली। समझ रहे हो? ये इस तरीके की एक रिंग है, बहुत पतली सी। अच्छा, इसका मास ऐसे है क्या? इस सरफेस पे मास होगा, ठीक है। आधा काम तो हो गया कि आप एलिमेंट ले आए। इधर देखना, एट एन एंगल थीटा पे जाके पूरा कट लगाया चारों तरफ, फिर किसी थीटा पे जाके चारों तरफ कट लगा दिया। तो आपको इसका मास चाहिए। तो मुझे बताइए इसका मास यहां ऐसे सरफेस पर है। ओके, चलिए अब मुझे ये बताओ इसका रेडियस कितना है इसका। तो मैं यहां से निकालता हूं। सपोज ये कैपिटल आर है, ये आर कॉस थीटा, तो इसकी हाइट हो जाएगी, और आर साइन थीटा इसका ये रेडियस। एक एक चीज समझना और मुझे टाइम भी बताते रहना, मतलब पता है मुझे टाइम क्या है। नहीं नहीं, मुझे पता है टाइम का, टाइम में देख लूंगा। देखो पहले इतनी बात समझ आई। ओके, इसका रेडियस कितना? आर साइन थीटा। अच्छा, आपको ये बात समझ में आती है कि ये स्लैंट है तो नीचे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर अगर ये विड्थ बहुत कम है तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम होगा। यस और नो? ओके, एक मिनट। तो आपको ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना, उसका सरकमफ्रेंस की लेंथ है 2 पाई आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा। यस और नो? ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया चाहिए तभी तो इसका मास आएगा, क्योंकि सरफेस एलिमेंट है। मैंने यहां से कट कर दिया, तो मुझे बताइए ये विड्थ आर डी थीटा है क्या? तो दिस विड्थ इज माय आर डी थीटा, ये विड्थ आर डी थीटा है। ओके, अब मैं इसका मास लिख रहा हूं। मास ऑफ दिस एलिमेंट इज सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया 2 पाई आर साइन थीटा इंटू
दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट, यस और नो? तो दिस इज द डीएम एलिमेंट। एक बार और समझा रहा हूं इसको। ये जो आप ऊपर देख रहे हो सर्कल बना है, इसका रेडियस है r sin थीटा, तो उसके सरकमफ्रेंस की लेंथ 2 पाई r sin थीटा होगा, और वो जो स्लैंट विड्थ है वो r d थीटा है। तो जब आप स्ट्रिप को काटोगे ना, तो स्ट्रिप की फुल लेंथ तो आएगी 2 पाई r sin थीटा, और उसके विड्थ आएगी मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट का। ओके, अब ये जो एलिमेंट है इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो याद रखना ये सेंटर ऑफ मास एलिमेंट का है। व्हाट इज द YCM ऑफ एलिमेंट? r cos थीटा। ध्यान से समझना, इस बार आपका एलिमेंट जो है वो पूरी रिंग है, तो पूरी यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक, तो वो r cos थीटा हाइट पे है। अब आपको इस सिस्टम का YCM चाहिए, तो YCM इज इंटीग्रेशन dm ऑफ एलिमेंट YCM ऑफ एलिमेंट अपॉन इंटीग्रेशन dm एलिमेंट। वैल्यू रखें, ओके चलिए यहां वैल्यू रख देता हूं एक बार इसी स्टेप में, तो आगे हम थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। कितना है डीएम एलिमेंट? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अभी लिखो मत, मैंने इंस्ट्रक्शन लिखने का नहीं दिया है, इनटू r cos थीटा। बोलो, क्योंकि अभी लिमिट में दिक्कत आएगी इसलिए बोल रहा हूं मैं, अभी इसकी लिमिट में दिक्कत आएगी। इंटीग्रेशन व्हाट इज डीएम एलिमेंट? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इधर सुनो, अभी इतना ही रखेंगे हम, इसकी इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी मेरे पास जो ये एलिमेंट आया है, ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन आया है उसमें अब मुझे लिमिट रखना है। एक मिनट रुक जाओ, 0 से π/2। एक मिनट, पहली बात तो आपको एंगल बताना है। आपका वेरिएबल कौन है? एंगल है क्या? एक मिनट, एंगल आपका वेरिएबल है। एंगल ऊपर से शुरू हुआ है थीटा ऐसे, तो आपको लग रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मैं चारों तरफ, किसी थीटा पे चारों तरफ कवर करता हूं, तो मुझे पूरा हेमिस्फीयर करने के लिए जैसे मान लो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री पे आके चारों तरफ, 2 डिग्री पे चारों तरफ, तो ऐसा कहां तक आऊंगा? π/2 तक एंटायर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा धीरे है ना, तो हम लोग इसमें पता है आपको ये डाउट आएगा कि सर -π/2 से +π/2 क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये है आपका डाउट, मैं बता दूं। मन में आपके ये आएगा कि सर माइनस उधर भी इधर भी, तो एक्चुअल में इस बार क्या था, जो रिंग का एलिमेंट था उसमें तो इधर ही खड़े थे हम, यहां पे हम इस एंगल पे चारों तरफ घूम रहे हैं। बात समझ में आई? देन व्हाट इज द लिमिट ओवर हियर? 0 से π/2 और 0 से, अच्छा मैं अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक मिनट, ये इंटीग्रेशन में कल करके बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी सुनो, इसका आंसर आएगा r/2। क्या आएगा? तो एक मिनट, इस हेमिस्फेरिकल शेल का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर से कितना ऊपर? r/2 ऊपर होता है इसका सेंटर ऑफ मास। हाँ, अगर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा। इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे वापस, क्योंकि मैंने रिंग माना ना। देखो ये फिर से टेक्निकल डाउट आ रहा है, एक मिनट। देखो इसने कहा कि सर एक थीटा पे, ये ध्यान रखना ये कॉमन बच्चों का डाउट है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं फिर भी मैं कह रहा हूं ना आपको ये डाउट रहेगा। मैंने लिमिट लगाने से पहले बोल दिया कि ये डाउट है। क्यों? क्योंकि अभी आपको विजुलाइज करना है कि हो क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि सर एक एंगल से पूरा कैसे कंसीडर हो रहा है, तो मुझे बताइए मेरा एलिमेंट थीटा है कि रिंग है? तो थीटा तो बस उसकी एक लोकेशन बताने के लिए, लेकिन मैं कवर किसको कर रहा हूं? पूरी रिंग। तो किसी एक एंगल से चारों तरफ कवरेज ले रहा हूं मैं उसकी, क्योंकि मैंने एक एंगल पे खड़े होकर डीएम नहीं उठाया है, मैंने एक एंगल पे खड़े होकर चारों तरफ घूम के एलिमेंट उठाया है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी इधर सुनो, आपका होमवर्क है जो मैंने अभी तक जितने डेरिवेशन कराए हैं वो बिना देखे करने हैं अपने आप। एक बार अच्छे से समझना है उसको जाके,
फिर करना है, और इस इंटीग्रेशन को कोशिश करके देखना क्या ये r/2 आता है क्या। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, अगर टेस्ट है तो। ओके, थैंक यू।